Hello everyone, welcome to the Alchemist. Today we are going to discuss about a very important and very basic topic of the organic chemistry is the GOC, right? General Organic Chemistry. General Organic Chemistry start कहाँ से होती है? Organic chemistry is all about carbon, right? कार्बन के इर्द गिर्द तो ये जो केमिस्ट्री है वो घूमती रहती है, ठीक है? तो कार्बन की क्या वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है और वो कैसे बॉन्ड बनाता है वो तो आपको पता ही होगा। तो हम इतने बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म से। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? देखो, रिएक्टेंट होगा और उसका सीधे ही प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। क्या होगा? देखो, कोई भी हम रिएक्टेंट लेंगे तो उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है? ऐसे तो क्या होगा, हमें रिएक्टेंट हम लेंगे, उस पे हमें सॉल्वेंट डालना होगा, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, कुछ कंडीशंस हमें मेंटेन करनी होगी, तब जाके हमारा इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट आखिर में जाके हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखो, हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उस पे हमने डाला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों डालेंगे? सॉल्वेंट डालेंगे इसलिए ताकि जो रिएक्टेंट सारे हमारे हैं वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएंगे, एक होमोजेनियस फेज में आ जाएंगे, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाए, ठीक है? सॉल्वेंट डालने के बाद हमें क्या करना होगा? कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, कुछ प्रेशर मेंटेन करना होगा। टेम्परेचर या फिर प्रेशर की कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी, या फिर कुछ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में उसकी रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे सॉल्वेंट और टेम्परेचर और कुछ कंडीशन मेंटेन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंटरमीडिएट, राइट? इंटरमीडिएट हम आगे देखेंगे। कई इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, कार्बोकेटायन होगा, कार्बेनायन होगा, बेंजाइन होगा, कार्बिन, नाइट्रोजन फ्री रेडिकल, कोई भी इंटरमीडिएट बन सकता है। और इंटरमीडिएट या तो फिर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या फिर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, और वो इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट बाद में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो पूरी प्रोसीजर होती है उसमें कई स्टेप्स लगते हैं, एक स्टेप में पूरी रिएक्शन नहीं हो जाएंगी। तो पूरे स्टेप्स को मिलाकर जो प्रोसीजर बनती है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट? रिएक्शन और वो जो स्टेप्स बनेंगे उसमें क्या होगा? कुछ ऑर्गेनिक बॉन्ड, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे, कुछ जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो नए फॉर्म होंगे, या फिर क्या होगा कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो एक बॉन्ड है जो टूटता जाएगा और एक बॉन्ड है जो नया फॉर्म होते जाएगा। ऐसे कई ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेंगे और उसके बाद जाके प्रोडक्ट उसका बनेगा, ठीक है? तो ऐसे हमने यहाँ पे बात की रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट, ठीक है? तो रिएक्टेंट जो होता है उसको भी हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा, ठीक है, सिर्फ एक नहीं हो सकता। तो उसका पहला क्लास है रिएजेंट, और दूसरा है सबस्ट्रेट, राइट? अब रिएजेंट किसे को कहेंगे और सबस्ट्रेट किसे कहेंगे, ठीक है? तो जिस पे रिएजेंट होगा वो अटैक करेगा, ठीक है? कोई दो मोलेक्यूल होंगे, एक अटैक करेगा दूसरे मोलेक्यूल पर, तो जो अटैक करेगा उसको हम रिएजेंट बोलेंगे और जिस पे अटैक होगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट किसको बोलेंगे? देखो, रिएजेंट विच विल अटैक, जो अटैक करेगा। और सबस्ट्रेट किसे कहेंगे? जिस पे अटैक होगा, ऑन विच reagent will attack, on which reagent will attack is substrate, and which will attack
इस रिएजेंट, राइट। देखो आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फिर वो होगा इलेक्ट्रोफाइल या फिर होगा वो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे और न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे वो भी हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे और न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, राइट। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। वो इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या करेंगे कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, राइट। और उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, राइट। और वो क्या होगा, वो अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये सब होंगे लेविस एसिड होंगे। लेविस एसिड जो होते हैं वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा और वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास कम इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन अपना देगा, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की डील होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के भी कई सारे क्लासेस होंगे और न्यूक्लियोफाइल के भी क्लासेस होंगे। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसका पहला जो क्लास है वो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, हाँ, जैसे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। देखो, पहला होगा H+। ठीक है, सिंपल हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। H+ जो है वो प्रोटॉन होगा, और वो क्या होगा कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे जो एटम होंगे उसके साथ जुड़े होंगे उसके ऊपर रख के आएगा। ठीक है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आएगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। उसके कारण उसके पास प्लस चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। उससे ऐसे ही कुछ अल्काइल्स भी होते हैं जो भी ऐसे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, NO2, जो जिससे हम नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, NO2। फिर क्या होगा, C6H5 ये होगा हमारा डायोजोनियम सॉल्ट। और उसका दूसरा जो क्लास है वो होगा स्पीसीज हैविंग एम्प्टी p ऑर्बिटल और एम्प्टी d ऑर्बिटल, राइट। स्पीसीज
स्पीशीज हैविंग वैकेंट p और वैकेंट d ऑर्बिटल। ये कैसे होगा देखो। इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसके पास एम्प्टी p या एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगी, जिसके कारण वो अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास से ले पाए। ठीक है, तो एक तरह से उसने भी इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगे, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सारे लेविस एसिड जो होंगे वो इस क्लास में आएंगे वैकेंट p ऑर्बिटल में। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में होगा हमारा BF3, BCl3। ठीक है, फिर क्या होगा, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फिर क्या होगा, कार्बिन भी हो सकता है, उसके पास भी वैकेंसी ऑर्बिटल होगी। तो ये होगा कार्बिन हमारा। सारे जो लेविस एसिड होंगे वो होंगे वैकेंट p ऑर्बिटल वाले। इसके पास क्या होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, राइट। और एम्प्टी d ऑर्बिटल वाले क्या होंगे, एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, उसके एग्जांपल हम देखेंगे, तो वो होगा FeCl3, FeCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये सारे जो होंगे, PCl5 हो गया, ये सारे जो होंगे वो होगा एम्प्टी d ऑर्बिटल। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन वो फिल करेंगे, राइट। ओके, चलो आगे देखते हैं। तीसरा जो उसका क्लास होगा, तीसरा जो उसका क्लास होगा वो होगा स्पीशीज हैविंग पाई बॉन्ड। ठीक है, स्पीशीज हैविंग पाई बॉन्ड। जिसके पास पाई बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला देखते हैं क्या होगा, SO3। एग्जाम्पल से समझेंगे। SO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, SO3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा सल्फर, इस पे डबल बॉन्ड O, इस पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होगा SO3 का स्ट्रक्चर। और इस पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर पे अटैक कर सकते हैं और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, कीटोन। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, उसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा और ये बॉन्ड ओपन होने के कारण ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आगे आगे देखो, दूसरा एग्जांपल हमारा होगा कीटिन। कीटिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो। हाँ, कीटिन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, तो ये भी एक तरह से कार्बोनिल कार्बन होगा, तो इस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो सकता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, वैसे ही बेंजाइन। बेंजाइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बेंजाइन में दो होंगे sp कार्बन, बेंजाइन ऐसे होगा, देखो ये होगा बेंजाइन। तो इस पे भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है और यहाँ पे जो है बॉन्ड ओपन होके माइनस चार्ज आएगा, तो ऐसे ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। वैसे ही जेड सोल्ट है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो भी होगा। किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर पाई बॉन्ड होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, चौथा और आखिरी जो उसका क्लास है वो है स्पीशीज हैविंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स।
सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखो एग्जांपल हम देखते हैं। Cl2 हो गया, I2 हो गया, फिर हो गया Br2 ब्रोमीन, और ICl हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसके सारे मॉलिक्यूलर डायग्राम देखे होंगे। तो क्या होगा, Cl2 का अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम आप देखें तो उसमें सिग्मा स्टार ऑर्बिटल खाली होगी। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में वो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके कारण ये क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा और उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये वो देखते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन देखो तो पहले आएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे होंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल उसका होगा OH माइनस आयन, ठीक है। इसका जो OH माइनस आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फिर होगा OR माइनस अल्कोक्साइड, फिर होगा CN माइनस साइनाइड, फिर होगा SH माइनस, फिर होगा SR माइनस, ओके। फिर क्या होगा, हेलाइड आएंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NH2 अमाइन। ये सारे जो होंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे, वो सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्लास होगा वो होगा स्पीसीज हैविंग लोन पेयर्स, ठीक है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, राइट। इसमें क्या होगा, उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके पास होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। उसके कारण क्या करेगा, उसका लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा, और उसका लोन पेयर अटैक करेगा तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल। देखो एग्जांपल देखते हैं। पहला होगा H2O, हमारा सिंपल मॉलिक्यूल H2O। तो H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होगा, दो लोन पेयर्स होंगे। तो ये जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे कोई इलेक्ट्रोफाइल पे, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। फिर होगा अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होंगे, तो वो भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फिर होगा ROH, अल्कोहल, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन है तो उसके पास लोन पेयर होंगे, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ऐसे ही हो गया H2S, फिर हो गया अमाइन। ये सारे जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो होगा वो क्लास होगा ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। वो कैसे, देखो। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, देखो एग्जांपल देखते हैं। पहला होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMCA। इसमें क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम हैलाइड होंगे उसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तो R पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें से जो है वो R माइनस जो है वो अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसे ही होगा हमारा गिलमान रिएजेंट R2CuLi, कॉपर लिथियम। तो इस पे कॉपर लिथियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे R माइनस बनेगा। ऐसे ही होगा अल्काइल लिथियम RLi,
लिथियम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आर पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इस तरह से वो, और एक रह गया आर जेड है, ठीक है। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, आर पे माइनस चार्ज आएगा, तो वो भी एक तरह से होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। आगे बात करेंगे हम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पे। हम हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, या फिर उस पर कैसे अटैक हो सकता है, वो सारा हम अब देखेंगे। देखो, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले हमारे आएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कौन कौन से होंगे, देखो, सबसे पहला होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, राइट। फिर होगा एसिड, एसिड हो गया। फिर होगा अमाइड, फिर होगा एस्टर, ठीक है। ये जो सारे कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, देखो, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है वो ऐसे होगा। स्ट्रक्चर खोल कर लिखते हैं। देखो, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे जो है वो दो बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये बॉन्ड ओपन होगा तो क्या बनेगा, देखो, ये कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। एक बॉन्ड ओपन हो गया यहाँ पे ओ, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ पे जो है वो प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। आल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड, एमाइड, एस्टर, ये सारे जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। कोई भी अगर कार्बोनिल कार्बन होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इनोल। इनोल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो, यहाँ पे OH होगा। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो जो है वो अटैक कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और लोन पेयर कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग जो स्पीसीज होते हैं उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा एट द ऑक्सीजन साइट, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन के लोन पे है वो ऐसे डीलोकलाइज भी हो सकते हैं। और ये डीलोकलाइज होंगे तो ये जो कार्बन है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा इनोल होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा एट द साइट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से ये अटैक कर सकता है। तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑक्सीजन से भी न्यूक्लियोफाइल होगा और कार्बन से भी न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद आता है हमारा मिथाइल विनाइल कीटोन। मिथाइल विनाइल कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो, ये होगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो सकता है यहाँ पे ऐसे। ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से डीलोकलाइज होगा और ये यहाँ आएगा। तो क्या होगा, देखो,
यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन होगा तो ये होगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन आयन बनाएगा और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। इस पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो ये जो साइट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकता है, राइट। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके भी लोन पेयर है तो वो भी अटैक कर सकते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल एट द ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा कार्बन, राइट। तो मिथाइल विनाइल कीटोन है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से वो अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा और कार्बन पे अगर अटैक होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा डाइन। डाइन डाइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो। दो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो दो डबल बॉन्ड होंगे वो ऐसे डीलोकलाइज हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो कैसे बनेगा, देखो। यहाँ से जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ बीच में, तो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ से तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ऐसे करके यहाँ डिलोकलाइज हुआ था तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जनरेट हुई है और एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट जनरेट हुई है। तो ये भी दोनों तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है तो वो अटैक कर सकता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो उस पर अटैक हो सकता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। आगे देखो, आगे होगा साइनाइड, ठीक है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होगा हमारा साइनाइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा तो वो अटैक कर सकता है, और ये अगर अटैक करेगा तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल एट द नाइट्रोजन साइड, राइट। नाइट्रोजन पे ये न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन ये जो कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। वो कैसे, देखो। इस पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये बॉन्ड जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन पे साइनाइड जो होंगे वो कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल होंगे और नाइट्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। देखो आगे क्या आएगा हमारा, इनोलेट। इनोलेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बारे में आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब अनायंस की बात करेंगे तब, ठीक है। कार्बन आयन जो हमारा इंटरमीडिएट होगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनोलेट क्या होगा, देखो। ऑक्सीजन पे जो है वो माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज जो होगा वो ऐसे डिलोकलाइज होगा और ऐसे ये कार्बन जो है वो अटैक करेगा, या फिर ये ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। तो ये भी ऑक्सीजन पे और कार्बन पे दोनों पे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। देखो, तो ये हो गई हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की बात। अब देखेंगे हम एसिडिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, देखो। तो देखो एसिड क्या होते हैं, टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन्स।
और बेस क्या होते हैं? Tendency to accept protons. Having tendency to lose proton is acid and having tendency to accept the proton is base. यानी क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मोलेक्यूल जो है वो उसमें से H प्लस यानी कि प्रोटॉन निकाल देगा तो वो होगा एसिड, और जो प्रोटॉन ले लेगा उसको हम कहेंगे बेस। देखो कैसे होगा। ये अगर हमारा कोई एसिड है, ठीक है, उसके पास प्रोटॉन है तो ये हो गया एसिड। और कोई अगर हमारे पास बेस है, ये है बेस, ठीक है, उस पे क्या होगा, बेस जो होगा वो H प्लस पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो बेस जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है एसिड और हाइड्रोजन के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ए पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो H प्लस जो है वो निकला है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ए पे रख के, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा ए माइनस, ठीक है, क्योंकि H प्लस जो निकला है वो इलेक्ट्रॉन रख के गया है, वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया है, और ये जो है वो बन जाएगा बी एच प्लस, ये जो बन जाएगा वो बी एच प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे इस एसिड ने प्रोटॉन देने के बाद जो अनायन बना है उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस, राइट, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। और ये जो बी एच प्लस बना है प्रोटॉन लेने के बाद बेस का जो हुआ है उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, राइट। क्या होगा, ये एच जो है वो प्रोटॉन देगा और बी बेस जो है वो प्रोटॉन लेगा। तो एसिड अगर प्रोटॉन दे देगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, वो अनायन बनाएगा, और वो जो अनायन बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। किसका, इस एसिड का, ए एच का। और बेस जो होगा वो प्रोटॉन लेने के बाद बी एच प्लस बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। किसका, इस बेस का, बी का, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मानो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हाँ, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी रिएक्शन अगर हम कोई बेस के साथ करेंगे, ये है हमारा बेस, ठीक है। तो ये जो OH माइनस है वो ये प्रोटॉन को लेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। तो क्या होगा, देखो ये प्रोटॉन अगर लेगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, और ये जो NaOH ने प्रोटॉन लिया है तो वो बनाएगा H2O वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पे जो माइनस चार्ज आया उसके कारण ये होगा कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, लेकिन किसका, इस एसिड का। और इसको हम एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है। देखो इसको हम एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है। यहाँ से H प्लस जो है वो निकल रहा है और माइनस चार्ज आ रहा है, उसके कारण उसका कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एसिड। और ये जो प्रोटॉन इसने दिया है वो किसको दिया है, इसको NaOH को दिया है, तो वो होगा हमारा बेस। तो इसने अगर प्रोटॉन लिया है तो उसका बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। इस तरह से हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब
हमने ये तो कह दिया कि किसको हम एसिड कहेंगे और किसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये एसिड जो है वो कितना एसिडिक होगा और बेस जो है वो कितना बेसिक होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। देखो, एसिड जो होगा, जो एसिड जो है वो कितना एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी कितनी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, और बेस क्या हो, बेस की जो बेसिसिटी होती है वो कितनी कम हो या फिर कितनी ज़्यादा होगी, वो हम कैसे बता सकते हैं। वो हम बता सकते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड कितना एसिडिक होगा वो डिपेंड करेगा कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे। एसिड जो है वो प्रोटॉन देने के बाद जो अनायन बनाता है, वो अनायन कितना स्टेबल होगा, जितना अगर वो अनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक हमारा एसिड होगा। देखो, तो एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी, एसिडिटी डिपेंड करेगी कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे। एसिडिटी डिपेंड्स ऑन stability of conjugated base. राइट, कॉन्जुगेटेड बेस मीन्स अनायन। एसिड जो है वो प्रोटॉन देने के बाद जो अनायन बना, वो अनायन जितना स्टेबल अनायन बनेगा उतनी ही ज़्यादा वो एसिड होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, या एसिडिटी जो है वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब ये जो अनायन है वो कितना स्टेबल होगा, कितना ज़्यादा या कितना कम स्टेबल होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उस पे कुछ इफेक्ट्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उस पर अफेक्ट करेगी, साइज भी उस पर अफेक्ट करेगी, या फिर कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर, एरोमेटिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स जो है वो अनायन की या फिर कैटायन की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगी, और वो कितना स्टेबल होगा या कितना नहीं होगा वो हमें बताएगी। और ये जो सारे इफेक्ट्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।